2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अलग अलग राज्यों में ऐसी ऐसी चुनौतियां आकर के खड़ी हो गई हैं कि प्रधानमंत्री को आधी आधी रात तक बैठकें करनी पड़ रही है। बीजेपी इस बात का ढोल पीट रही है कि प्रधानमंत्री रात को 3 बजे तक बैठक कर रहे हैं। कल रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 3 बजे तक बैठक की और बीजेपी गाजे बाजे के साथ में इस बात को सेलिब्रेट करते हुए बता रही कि देखिए 3 बजे तक रात को काम किया। रात को 3-3 बजे तक बैठकें हो रही हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पेच फंसा हुआ है और पेच केवल एक जगह पर फंसा हुआ है या हर जगह पर फंसा हुआ है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पेच फंसा हुआ है, जो बीजेपी का सबसे मजबूत इस वक्त में और सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। वहां पर पेच फंसा हुआ, भयंकर तरीके से पेच फंसा हुआ है। बिहार में पेच फंसा हुआ है, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, हर जगह पर बीजेपी के सामने कैसी कैसी चुनौती है, यह मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि वाकई इतनी खराब हालत है बीजेपी की। उससे पहले मैं कुछ ट्वीट दिखाता हूं आपको, जो बीजेपी ट्वीट करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने ये ट्वीट किया रात 12:10 पर। रात 12:10 पर बीजेपी ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक ली है और उस बैठक की जो है वो तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने रात 12:10 पर ट्वीट किया। और इसके बाद में जो है उनका ट्वीट एक और आया। बीजेपी का एक और ट्वीट है जो आज सुबह का है। आज सुबह जो है वो 11:24 पर एक और ट्वीट आता है और उसमें लिखा है कि शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए है। 73 वर्ष की आयु में भी बिना रुके बिना थके देश सेवा को समर्पित प्रधान सेवक, यह बताया जा रहा है। और इसमें नीचे आप पोस्टर देखेंगे तो जो पोस्टर लिखा है, इसमें लिखा है कि सुबह 3:30 पर पीएम श्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय से निकले और सुबह 8 बजे झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रवाना। कि 3:30 तक रात को, यानी सुबह हो गई, सुबह की मतलब पूरी रात बैठक चली। सुबह 3 बजे तक बैठक चली है बीजेपी कार्यालय में और बीजेपी इस बात को खुद बता रही है। और फिर बीजेपी कह रही कि 8 बजे वो झारखंड के लिए रवाना हो गए। कायदे से आदमी को पूरी नींद लेनी चाहिए, कम से कम जो है वो 5 से 7-8 घंटे की नींद जो है वो, और उम्र के लिहाज से प्रधानमंत्री की उम्र जो है वो भी 73 वर्ष की खुद हो गई है। बीजेपी खुद इस बात को बता रही है। तो 7-8 घंटे की नींद उनके लिए होनी चाहिए। और 3 बजे, 3:30 बजे निकले हैं तो आने के बाद कुछ टाइम भी लगा होगा। फिर उसके बाद में यहां पर 8 बजे कह रहे हैं कि रवाना हो गए हैं, तो रवाना होने से पहले आदमी नहाने का भी, खाने पीने का भी समय है। अब सोएंगे नहीं तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा। एक आध दिन की बात हो सकती है, लेकिन रोजाना अगर आपका शेड्यूल यही रहेगा तो फिर हालत खराब हो जाएगी। मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं जो कल का ही है, 29 फरवरी 2024 का ही। ये भारत सरकार की तरफ से एक ऐड दी गई है और इसके अंदर बताया गया है कि 25 में से 34 हॉस्टल हैं जो लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। अभी भारत सरकार का एक विज्ञापन है जिसमें यह बताया गया है कि 25 में से 34 हॉस्टल लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। 25 में से 34 कैसे हो सकता है साहब? मुमकिन ही नहीं है। और यही शायद मोदी जी का 2AB का प्लस, वो जो फॉर्मूला है मुझे याद भी नहीं है किस तरह से वो कहते हैं कि A+B 2AB कहां से आया, वो आपको याद होगा। तो प्रधानमंत्री जो है वो अगर सही से सोए, सरकार सही से उठे, तो शायद फिर ये गलतियां ना हो जिस तरह की गलतियां होती हैं। खैर, इन चीजों को थोड़ा साइड रखते हैं और गंभीर बात करते हैं। गंभीर बात यह है कि आखिरकार रात को 3-3 बजे तक, पूरी रात क्यों आखिरकार नरेंद्र मोदी को बैठकें करनी पड़ रही, जबकि वो तो 400 सीट लेकर के आ रहे हैं। जिस पार्टी की 400 सीटें आ रही हो, जिस आदमी की 400 सीटें आ रही हो, वो निश्चिंत होकर के सोएगा। कहावत यही कही जाती है कि घोड़े बेच करके सो जाओ, तुम्हारा जीतना निश्चित है, कोई नहीं है टक्कर में। ये इस तरह से जो है नारे गढ़े जाते हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो इस तरह के नारे गढ़े जाते हैं। लेकिन रात को 3-3 बजे तक बैठकें हो रही है, इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सीटें वो गठबंधन के लिए छोड़ी हैं। 75 के करीब सीटों पर बीजेपी खुद लड़ने जा रही है। अब 2 सीट केवल जयंत चौधरी को दी हैं। जयंत चौधरी को सिर्फ 2 सीटें। अब 2 सीटों पर जयंत चौधरी क्या करेंगे, किसको लड़ाएंगे और किसको बैठाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन उनको 7 सीटें दे रहा था, तो मतलब कि यहां पर भी घाटे का सौदा हो गया जयंत चौधरी के लिए। और केवल जयंत चौधरी नहीं है, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी हैं, कई नेता हैं। अब किसको टिकट देंगे और किसको छोड़ेंगे, यह बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और 5 सीटों में किसको बैठाएंगे। ओम प्रकाश राजभर 5 सीटें तो बिहार में ही मांग रहे हैं कि हमें बिहार में भी सीटें दीजिए, उत्तर प्रदेश में सीटें मांग रहे हैं, और ना उनको मंत्री बनाया गया अभी तक। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव से पहले संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और उसके साथ में जयंत चौधरी भी दोबारा से पलट करके एनडीए की तरफ, इंडिया की तरफ चले जाएंगे। और इंडिया में जो अच्छी खासी सीटें मिल रही थी, उसी से जो है वो सब कुछ बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा। तो पहला बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का राज्य, जहां पर सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा बड़ा राज्य बिहार का राज्य। बिहार में नीतीश कुमार को भले ही अपने साथ में कर लिया हो, लेकिन नीतीश कुमार को क्या देंगे और क्या अब की बार नहीं देंगे, वो एक बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान, उनके चाचा जी, और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनको क्या देंगे बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार को क्या देंगे, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार के लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार तो साहब उधर जाने वाले हैं, दोबारा से उधर चले जाएंगे, वो केवल और केवल लोकसभा सीट के लिए यहां आए। बीजेपी के लोग इस बात को कहते हैं कि वो लोकसभा सीट के लिए यहां आए हैं, लोकसभा सीटें जीत जाएंगे, अगर उनको ज्यादा सीटें दी गई तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। और अगर ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी नीतीश कुमार को, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही खेला कर दे और नीतीश कुमार फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ में नजर आए। वैसे आज नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है, उनको बहुत बहुत बधाई हो, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, इस बात की हम जो है वो शुभकामनाएं उनके लिए करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को भी बर्थडे गिफ्ट जो है उसको लेकर के चर्चा है कि बर्थडे गिफ्ट नीतीश कुमार को कौन देगा। क्या लालू प्रसाद यादव बर्थडे गिफ्ट देंगे या नरेंद्र मोदी बर्थडे गिफ्ट देंगे नीतीश कुमार को, यह सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके बाद में तीसरे बड़े राज्य पर आइए महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में भले ही अजीत पवार को साथ ले लिया हो, एकनाथ शिंदे को साथ ले लिया हो, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई है। और ये साथ इसीलिए लिया गया था कि कहीं से मुसीबतें कम हो जाएं, लेकिन मुसीबतें अब ये बढ़ रही हैं कि दोनों पार्टियां, अजीत पवार भी और एकनाथ शिंदे भी, लोकसभा में सीटों की मांग कर रहे हैं। और ना केवल ये दोनों हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये दोनों हैं, बल्कि इसके साथ साथ रामदास अठावले और कई नेता जो महाराष्ट्र के हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी सीटें चाहिए। तो महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी किसको सीट देंगे और किसको छोड़ेंगे, इसी की माथापच्ची के लिए रात को 3-3 बजे तक नरेंद्र मोदी को जगना पड़ रहा है। रात को 3-3 बजे तक बैठ के हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मामला फंसा पड़ा है। महाराष्ट्र के अंदर रामदास अठावले को यह कहा जा रहा है कि रामदास अठावले जो है वो सिर्फ अपनी एक सीट ले ले जो खुद के लिए है, बाकी अगर उनको चाहिए तो वो बीजेपी के सिंबल पर उनके उम्मीदवार लड़ेंगे, बाकी नहीं। तो रामदास अठावले इसके लिए तैयार होंगे। और इसी तरह से अजीत पवार को और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे को भी यही बात कही गई है कि जिनको लड़ना है वो साथ में लड़ लें। अब इसके बाद में आप आइए उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के बाद में पंजाब के अंदर। पंजाब में अभी तक अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं हो पाया है। सुखबीर बादल, उनके साथ गठबंधन ही नहीं हो पाया है। और सुखबीर बादल के साथ में गठबंधन ना हो पाने की बड़ी वजह है किसान आंदोलन, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कल ही शुभकरण सिंह, जो कि नौजवान किसान जिसकी जान चली गई थी, उसके पार्थिव शरीर का कल अंतिम संस्कार किया गया है, कल 1 हफ्ते बाद।
तो क्या पंजाब के किसान याद नहीं रखेंगे, पंजाब के लोग याद नहीं रखेंगे कि एक जवान लड़का, 20-22 साल का जवान लड़का, उसकी जान ना केवल चली गई बल्कि उसका पार्थिव शरीर भी 1 हफ्ते तक रखा रहा। तो क्या पंजाब के लोग इस बात को भूल जाएंगे? क्या पंजाब के लोग इस बात पर जो है चर्चा नहीं करेंगे? और पंजाब में इस बात को लेकर के चर्चा नहीं हो रही होगी? और अकाली दल अभी तक क्यों नहीं गठबंधन कर पा रहा है? क्योंकि पता है अगर इस माहौल में किसान आंदोलन का कोई सुखद अंत नहीं हुआ, अभी भी कोई अंत नहीं हुआ है, अभी भी बॉर्डर पर जो के तो किसान हैं। वो बात सही है कि किसानों के साथ में और दूसरी जो जत्थेबंदियां हैं या संयुक्त किसान मोर्चा है, वो अभी तक उस तरह से साथ नहीं आया है जिस तरह से साथ पिछली बार थे। इसीलिए पूरी ताकत वहां पर जो सरकार ने लगाई हुई है उसको तोड़ पाने में अभी वहां पर जो जत्थेबंदियां हैं वो सक्षम नहीं हो पा रही है। ये सच्चाई है। भले ही वो ऊपरी तौर पर कहेंगे कि नहीं हम जब चाहेंगे तब तोड़ देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो माहौल होना चाहिए तोड़ने के लिए बॉर्डर को, बैरियर को, वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा। और इसीलिए वहां पर किसान आंदोलन की जो अगुवाई करने वाले नेता हैं उनको भी पता है कि अगर ऐसे में आगे बढ़े तो एक नहीं पता नहीं कितने जवानों की जान चली जाएगी। और ऐसे में अगर किसानों की जानें वहां पर चली गई तो फिर माहौल कहां से बिगड़ करके कहां तक पहुंच सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पंजाब के बाद आइए आप हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जिसके साथ में सरकार चल रही है, दुष्यंत चौटाला के साथ में सरकार चल रही है, लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ में गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। अभी तक गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। और आलम यह है कि दोनों पार्टियां 10-10 सीटों के ऊपर, हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटों के ऊपर दोनों पार्टियां इस वक्त में तैयारियों में लगी हुई है। और दोनों पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं है। और हरियाणा में भी किसान आंदोलन को लेकर के प्रभाव है। हरियाणा के अंदर भी जिस तरह से कई जिलों में लगातार इंटरनेट बंद करके रखा, और जबकि किसानों की तरफ से कोई परिंदा भी उड़ करके नहीं आया था, तब भी हरियाणा के लोगों को बेवजह परेशान किया गया। हरियाणा के लोगों को बेवजह बॉर्डर पर आने जाने के लिए परेशान किया गया, जबकि किसान तक नहीं आए। तो ये हरियाणा के लोगों ने देखा है। फिर उसके बाद में महंगाई, बेरोजगारी, इसके साथ में तो गठबंधन बन ही नहीं पा रहा। बीजेपी इसको तो शांत कर ही नहीं पा रही। जो महंगाई, बेरोजगारी का जो मसला है उसको तो शांत कर ही नहीं पा रही है। तो ये सारी चीजें इस वक्त में नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के सामने मुंह बाए करके खड़ी हुई है। और अब सवाल यही है कि बीजेपी के सामने अगर इतनी बड़ी मुसीबत है तो बीजेपी इससे पार कैसे पाएगी? और अगर बीजेपी इससे पार नहीं पा रही है तभी 3-3 बजे तक की बैठकें हो रही है। यह सीधे तौर पर इसका परिणाम है। अगर यह बीजेपी इससे पार पा ली होती, बीजेपी ने अगर सब जगह पर आसानी के साथ में अपना गठबंधन तय कर लिया होता तो इतनी हालत खराब नहीं होती जितनी हालत इस वक्त में बीजेपी की खराब है। और बीजेपी जिस तरह से अभी फंसी हुई नजर आ रही है, नरेंद्र मोदी जिस तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे जो है वो बीजेपी को लेकर के इस वक्त में जो माहौल है वो सही नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी रात को आधी रात बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि ना अभी तक उत्तर प्रदेश में गठबंधन तय हो पाया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी 50 सीटें उन पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, यह बताया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 5 जो सांसद हैं, 7 में से 5 सांसदों की टिकट काटी जा रही है। और इसके साथ साथ खबर यह भी है कि अक्षय कुमार को लेकर के आया जाएगा। तो ऐसी हालत है जब बीजेपी की, तो फिर आप समझ सकते हैं कि 400 पार का नारा जो है वो कितना हवा हवाई है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो जिस सरकार के साथ में, जिन सांसदों के साथ में अभी ये जो कार्यकाल चला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो क्यों इस टीम को बदला जा रहा है? इसी टीम के साथ में क्यों नहीं आगे बढ़ा जाए? और जो टीम जीतती हुई होती है कभी कप्तान उसको बदलता नहीं है। जो टीम हारती है, जो टीम अच्छा नहीं कर रही होती, उसको कप्तान बदलता है। अगर कोई आदमी सही से काम कर रहा होता है, अगर किसी आदमी की लोकप्रियता होती है तो उसको नहीं बदला जाता है, उसका जो का त्यों रखा जाता है उसको। लेकिन यहां पर बीजेपी फंस गई है, यह साफ तौर पर दिख रहा है।
और इसीलिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है, और ना केवल मोर्चा संभालना पड़ रहा है बल्कि आधी आधी रात तक बैठ के करनी पड़ रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही कि 370 सीटें हम जो है वो जीत करके आएंगे, 400 सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीत करके आएगा, तो बीजेपी के लिए सबसे पहली चुनौती तो यही है कि 370 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार भी उतार पाएगी या नहीं उतार पाएगी। और अगर 370 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात बीजेपी सोच रही है तो बाकी सहयोगियों को क्या देगी, और अगर सहयोगियों को कुछ नहीं मिला तो फिर सहयोगी बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ऐसे में अगर कहीं 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी में सहयोगियों ने बगावत कर दी, अगर क्षेत्रीय पार्टियों ने बगावत कर दी, तो कई राज्य ऐसे हैं जिनमें बीजेपी का कोई स्थान नहीं है। कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर ना बीजेपी का एक सांसद है और ना ही एक विधायक है, जीरो पर बीजेपी है। कई राज्य ऐसे देश के अंदर अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे वहां पर बीजेपी बची हुई है, या क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे बीजेपी वहां पर आगे बढ़ना चाहती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि नरेंद्र मोदी जी को जो इस वक्त में नरेंद्र मोदी जी 400 पार का जो झंडा बुलंद कर रहे हैं, वो आखिरकार कैसे हो पाएगा, और वो नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या आधी आधी रात तक नरेंद्र मोदी जी को बैठ के करनी पड़ रही है, सवाल ये। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।